हेलो स्टूडेंट, श्री श्याम ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम श्री श्याम संस्था के संस्थापक श्री धनराज जी शर्मा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीयकरण, यानी सन 1966 में एक बहुपक्षीय वार्ता हुई, या फिर हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 16 विकल्पों के साथ दिसंबर 1966 में एक वार्ता प्रारंभ की। यह वार्ता, जिसके तहत मौलिक मानव अधिकारों के बारे में एक सम्मेलन के रूप में की गई, या फिर हम कहें कि यह 23 मार्च 1976 में लागू की गई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, विचार की अभिव्यक्ति, एकत्रित होने की स्वतंत्रता, चुनाव अधिकार एवं अनेक अधिकारों के रूप में सार्वभौमिक मताधिकार की सार्वभौमिक घोषणा थी। इसमें 2 विकल्प चुने गए थे, एक प्रोटोकॉल के रूप में और दूसरा सामूहिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों के रूप में। इस सम्मेलन में करीबन 173 दलों ने भाग लिया। इसमें फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी, चीनी व स्पेनी भाषा है वो इसमें शामिल की गई। इसमें मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के साथ साथ मानव के अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक का भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो इसमें रखा गया। इसमें ICCPR की निगरानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए एक अलग परिस्थिति या एक अलग मंच के रूप में तैयार की गई। आगे हम मानवाधिकार के बारे में क्या क्या इस वार्ता में शामिल किया गया, किस किस रूप में, कौन कौन से अनुच्छेद है वो इसमें शामिल किए गए। इस वार्ता में अनुच्छेद 2 में यह निर्धारित किया गया कि ICCPR में मान्यता प्राप्त अधिकारों का सम्मान किया जाए और उन राज्यों के क्षेत्र के बीच सभी के लिए उपलब्ध होगा जिनका वार्ता की पुष्टि, यानी जिन देशों ने इस क्षेत्र में भी राज्यों ने भाग लिया है उसमें सुनिश्चित करने का अधिकार देगा। अनुच्छेद 3 में यह निर्धारित किया गया है कि सभी नागरिकों और राजनीतिक अधिकारों के आनंद के लिए मनुष्य, यानी पुरुष और महिलाओं दोनों को समान रूप से अधिकार है वो सुनिश्चित किए जाएंगे। ये लोगों को मानव अधिकारों के लिए एक विस्तृत श्रृंखला का आनंद लेने में सक्षम बनाता है। यातना, करूर, दंड से मुक्ति, निष्पक्ष परीक्षण का अधिकार, धर्म, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गोपनीयता, घर पर पारिवारिक जीवन, समानता, गैर भेदभाव जैसी मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करने की सिफारिश करता है। वर्तमान में इसमें 174 राज्यों के हस्ताक्षर है वो किए हैं तथा 168 पक्षकार इसके सदस्य देश बन चुके हैं। स्टूडेंट, मानव अधिकारों के बारे में यह एक विस्तृत वार्ता मानी जाती है जो न सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को एक मजबूत रूप देती है, बल्कि एक मानव होने के नाते दूसरे मानव को दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण आधार भी है। अब हम आगे पढ़ेंगे मानव अधिकारों से संबंधित इस वार्ता में कौन कौन से अनुच्छेद शामिल किए गए। सबसे पहले अनुच्छेद 1, इसमें यह वर्णन किया गया कि आत्मनिर्णय का अधिकार होगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होगा वो कि अपने से संबंधित है वो स्वयं निर्णय ले सकता है। दूसरा है कि किसी भी जाति,
धर्म, वंश, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 3 ये कहता है कि महिला और पुरुष को समान अधिकार है वो दिए जाएंगे, यानी जो भी सदस्य देश हैं वो इसके सदस्य वो ये कहेंगे मेरे देश में जितने भी महिला व पुरुष हैं उन सबको हम कहेंगे समान अधिकार देंगे। अनुच्छेद 4 में यह वर्णन किया गया है कि सार्वजनिक आपातकाल के समय जो राष्ट्र जीवन को खतरे में डाल देता है और जिनके अस्तित्व की आधिकारिक घोषणा हो जाती है, वर्तमान व्यवस्था के पक्षधर राज्य और वर्तमान वार्ता के तहत वह अपने इन दायित्वों या उत्तरदायित्वों से हटने के लिए जो उपाय करते हैं, जिसमें अगर किसी दायित्व के रूप में अगर असंगत नहीं हो, जैसे नस्ल, रंग, लिंग, भाषा और सामूहिक मूल के आधार पर भेदभाव को शामिल नहीं करते हैं। आगे है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में है कि प्रत्येक व्यक्ति को समूह बनाने का अधिकार होगा। यानी इस वार्ता में जो भी राज्य या समूह शामिल हुआ है वह किसी भी गतिविधि में शामिल होने या किसी भी अधिकार को नष्ट करने के उद्देश्य से किए गए किसी भी अधिकार या फिर प्रदर्शन को मान्यता दी जा सकती है, जिसके तहत अधिक सीमा तक अधिकार और स्वतंत्रता को नष्ट करना वर्तमान करार के लिए हद से ज़्यादा प्रदान की जाती है। या फिर हम कहें तो किसी भी राज्य पार्टी में वर्तमान कानून, सम्मेलन, विनिमय नियमों के अनुसार किसी भी राज्य पार्टी के मान्यता प्राप्त या मौजूदा मानव अधिकारों में से किसी पर भी कोई प्रतिबंध या अपमान नहीं होगा जो वर्तमान वार्ता में ऐसे अधिकारों या फिर अधिकारों को मान्यता नहीं देता है। यहाँ कुछ हद तक वह पहुँच जाता है। आगे है अनुच्छेद 6 जिसमें जीवन की रक्षा का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के अंतर्निहित अधिकार होते हैं, वह अधिकार को कानून द्वारा सुरक्षित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में मनमाने ढंग से रहने से वंचित नहीं किया जा सकता। या फिर हम कहें कि जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वह अपनी मर्जी से जीवन यापन कर सकता है। आगे है अनुच्छेद 7 जिसमें यातनाओं से मुक्ति है। किसी भी यातना या अमानवीय या फिर अपना अपमानजनक उपचार या दंड के अधीन नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से किसी को भी चिकित्सा या वैज्ञानिक प्रयोग के लिए उसकी स्वतंत्रता या सहमति के बिना उसके अधीन रखा नहीं जाएगा। आगे है अनुच्छेद 8 जो दासता से मुक्ति दिलवाता है। किसी भी गुलाम को किसी भी गुलामी में रखा नहीं जाएगा। दासता या सभी रूपों में दास निषेध होंगे। अगर हम एक लाइन में समझना चाहे तो ये अनुच्छेद ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गुलाम रखने का अधिकार नहीं है, चाहे वो देश हो चाहे वह व्यक्ति हो। आगे 9वां है व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार है। किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ऐसे अधिकार या ऐसे आधार जिससे कि भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना हुआ हो या फिर एक कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हम किसी भी व्यक्ति को है वो गिरफ्तार कर सकते हैं। जिस किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है उसकी गिरफ्तारी के कारण, समय और उसके खिलाफ किसी भी अपराध के बारे में उसे तुरंत सूचित किया जाता है। यानी बिना बताए हम किसी भी रूप से उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। और जो कोई भी गैर कानूनी गिरफ्तारी या नज़रबंद का शिकार हुआ है ऐसे में उसे मुआवजे को भी एक लागू अधिकार के रूप में किया गया है। आगे हम वर्णन करेंगे अनुच्छेद 10 जिसमें बंदियों के अधिकार है वो शामिल हैं। अपनी स्वतंत्रता से वंचित किसी भी व्यक्ति को मानव के साथ या मानव व्यक्ति के अंतर्गत गरिमा के लिए जो सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए वो उसके साथ में किया जाएगा। अभिव्यक्ति यानी किशोर व्यक्ति या फिर वयस्क को अलग अलग कर दिया जाए तो अधिनिर्णय में तेजी से लाया जाएगा।
अभिव्यक्ति व्यक्ति के असाधारण परिस्थितियों में बच सकता है, दोषी व्यक्ति से अलग किया जा सकता है, या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ उसे नहीं रखा जा सकता जो पहले घृणित या संगीन अपराध के लिए कैद में बंद है। आगे है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में वर्णन किया गया है एक संविदा आत्मीय दायित्व को पूरा करने में असमर्थता के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति को कैद नहीं कर सकते, यानी कोई भी एक अनुबंधित दायित्व को पूरा करने में असमर्थ है तो उसे जमीनी रूप से कैद नहीं किया जाएगा। आगे है अनुच्छेद 12, जिसमें है कि आंदोलन की स्वतंत्रता और वेद निवासियों के लिए निवास की पसंद का अधिकार, कि किसी भी राज्य के क्षेत्र में कानून व उस क्षेत्र के भीतर अपने निवास का चयन करने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर आंदोलन या स्वतंत्रता का अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। हर कोई अपने देश सहित किसी भी देश को छोड़ने के लिए स्वतंत्र होगा, यानी हम किसी भी व्यक्ति को एक देश में बंद कर नहीं रख सकते। किसी को भी अपने देश में प्रवेश करने का अधिकार होगा, उसे मनमाने तरीके से प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता है, यानी कुछ परिस्थितियों में रोका जा सकता है लेकिन मनमाने तरीके से उस व्यक्ति को अपने देश में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। आगे है अनुच्छेद 13, जिसमें एलियंस के अधिकार, यानी किसी भी राज्य पार्टी के राज्य में वर्तमान कानून के अनुसार एक विदेशी को कानून के अनुसार पहुंचाए गए निर्णय के अनुसार ही निष्कासित किया जा सकता है, और जहां से यानी इसके अलावा जहां भी राष्ट्रीय सुरक्षा के अनिवार्य कारणों की आवश्यकता होती है को छोड़कर उसके कारणों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी। निष्कासित और उसके मामले में समीक्षक अधिकारी द्वारा किए गए विशेष रूप से नामांकित एक व्यक्ति या व्यक्तियों के पहले उद्देश्य के लिए प्रतिनिधित्व किया जाना अनिवार्य होगा। आगे है अनुच्छेद 14, जिसमें न्यायालय व न्यायाधीशों के समक्ष समानता निष्पक्ष परीक्षण का अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। इसमें यह वर्णन किया गया है कि सभी व्यक्ति न्यायालय व न्यायाधिकरणों के समक्ष क्या होंगे, समान होंगे। उनके खिलाफ कानून या एक विशेष अधिकार या दायित्व के निर्धारण में हर कोई कानून द्वारा स्थापित एक समक्ष स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण का पक्षधर या निष्पक्ष व सार्वजनिक सुनवाई का हकदार होगा। मीडिया व जनता की नैतिक सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा में लोकतांत्रिक समाज में जब पार्टी किसी निजी जीवन के हितों की आवश्यकता होती है, ऐसे कारणों के लिए सभी को परीक्षण से बाहर रखा जा सकता है, या फिर विशेष परिस्थितियों में अदालत की राय में कड़ाई से आवश्यक जहां प्रचार न्याय के हितों को प्रभावित करता हो, लेकिन किसी भी आपराधिक मामले में या फिर कानून के मुकदमे में दिए गए किसी भी फैसले को सार्वजनिक किया जाए, सिवाय जो छोटे बच्चों या किशोर व्यक्तियों की रुचि या अन्यथा उसकी आवश्यकता होती है, या फिर कार्यवाही को वैवाहिक विवाद या बच्चों के संरक्षण की चिंता होती हो, या फिर हम कहना चाहें कि सभी एक आपराधिक अपराध का आरोप लगाया गया हो और जबकि कानून के अनुसार दोषी साबित न हो जाए तब तक हम किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं कह सकते, क्योंकि वह तब तक क्या है, निर्दोष होने का अधिकार रखता है। आगे है अधिकार या अनुच्छेद 15, कोई भी अपराध की एक अधिनियम का दोषी नहीं हो सकता, किसी एक आपराधिक अपराध का गठन नहीं किया गया, यानी जिस समय वह प्रतिबंध था, यानी या फिर किसी भी अधिनियम या फिर चूक के कारण किसी को भी उस अपराध या अपराधी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जिसमें राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आपराधिक अपराध का गठन नहीं किया गया था। यानी अगर कोई भी गुनाह करता है, कानून बाद में बनते, गुनाह पहले होता है, तो हम बाद के कानून के तहत उसे सजा नहीं दे सकते। न ही उस समय एक भारी जुर्माना लगाया जा सकता है जो उस समय लागू था, तब आपराधिक अपराध किया गया था। यदि अपराध के कमीशन के बाद कानून द्वारा हल्फनामा लगाने का प्रावधान किया गया है तो अपराधी को लाभ होगा। इस लेख में कुछ भी किसी के अधिनियम या चूक के लिए किसी भी व्यक्ति के परीक्षण या सजा को
पुनः गठित नहीं करेगा, जो उस समय या फिर जब परिस्थिति प्रतिबद्ध था राष्ट्र के या समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त कानून के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार वह आपराधिक हुआ हो। आगे है अनुच्छेद 16, जिसमें वर्णन किया गया है कि कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, यानी किसी भी कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में हर जगह उस व्यक्ति को क्या मान्यता प्राप्त होगी। आगे है अनुच्छेद 17, जिसमें गैर कानूनी हस्तक्षेप से मुक्ति का प्रावधान किया गया है। किसी के भी निजी, परिवार, जीवन, घर या पत्राचार के साथ हम मनमाने ढंग से या गैर कानूनी रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकते, न ही उसके सम्मान या प्रतिष्ठा पर गैर कानूनी हमले कर सकते हैं। किसी को भी इस तरह के हस्तक्षेप या हमले के खिलाफ कानून की संरक्षण का अधिकार है वो प्राप्त होगा। आगे है अनुच्छेद 18, विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 18 यह कहता है कि सभी को विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इस अधिकार में पूजा, पालन, अभ्यास, शिक्षण में अपने धर्म या विश्वास को प्रकट करने के लिए या फिर व्यक्तिगत रूप से या फिर दूसरों के साथ या सार्वजनिक या निजी अपनी पसंद के अनुसार धर्म में विश्वास रखने का या उसमें शामिल होने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा। किसी के भी साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती जो कि आज़ादी को खराब करने या पसंदीदा धर्म में विश्वास रखने के रूप में हो। किसी भी धर्म या मान्यता को प्रकट करने की स्वतंत्रता है केवल ऐसी सीमाओं के अधीन हो सकती है जो कानून द्वारा निर्धारित हो या फिर सार्वजनिक सुरक्षा, व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता या फिर दूसरों के मौलिक अधिकार या स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक हो। यानी हम ऐसी परिस्थिति में सिर्फ धर्म में हस्तक्षेप कर सकते हैं जो किसी देश की एकता, अखंडता या उसके स्वास्थ्य या दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन करते हों। आगे है अनुच्छेद 19, जिसमें हस्तक्षेप के बिना राय रखने का अधिकार शामिल है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सभी को बिना किसी हस्तक्षेप से अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होगी। सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो प्राप्त होगी। इन अधिकारों में सभी प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने, प्रदान करने की स्वतंत्रता इसमें शामिल होगी, चाहे वह किसी भी तरह की हो, चाहे वह मौखिक रूप से हो, लिखित रूप से हो या कला के रूप में हो या फिर जिस भी माध्यम से किसी व्यक्ति को पसंद हो। इस लेख में ये प्रावधान किया गया है कि अधिकारों का प्रयोग इस किसी विशेष कर्तव्य या जिम्मेवारियों के साथ करता है, इसलिए है प्रतिबिंबों के अधीन हो सकता है, लेकिन केवल ऐसे ही जब किसी कानून में आवश्यक हो, दूसरों के अधिकारों या प्रतिष्ठा के सम्मान के लिए आवश्यक हो, तभी उसमें कुछ फेरबदल किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। आगे है अनुच्छेद 20, जिसमें वर्णन किया गया है कि युद्ध के लिए प्रचार करना कानून द्वारा निषेध होगा। राष्ट्र या नस्लीय या धार्मिक घृणा की कोई भी वकालत जो भेदभाव, शत्रुता व हिंसा के लिए उकसाती है, कानून उन चीज़ों को क्या करता है, निषेध करता है। आगे है अनुच्छेद 21, जिसमें शांतिपूर्ण विधानसभा का अधिकार है। शांतिपूर्ण विधानसभा के अधिकार को मान्यता दी गई है। कानून के अनुरूप लगातार या फिर लगाए गए कानून लोगों के अलगाव का अधिकार का प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, जो लोकतांत्रिक समाज में राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हितों में आवश्यक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा या नैतिकता या दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के रूप में इसमें शामिल किया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं भी एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान या फिर जिसमें व्यक्ति के अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो शांतिपूर्ण सभाएं होती हैं उन्हें करने का अधिकार होगा। आगे है अनुच्छेद 22, जिसमें दूसरों के साथ सहयोग की स्वतंत्रता का अधिकार है वो शामिल किया गया है। सभी को भी अपने हितों की सुरक्षा के लिए
ट्रेड यूनियन का गठन करने का अधिकार होगा, उसमें शामिल करने का अधिकार होगा, कि दूसरों के साथ जुड़ने की स्वतंत्रता वो प्रत्येक व्यक्ति को होगी। इन अधिकारों के प्रयोग में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। जो कानून द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक मैनेजमेंट व जनता की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो, स्वास्थ्य, नैतिकता व दूसरों के अधिकार या स्वतंत्रता की सुरक्षा के रूप में अगर कोई भी व्यक्ति अगर सदस्यता प्राप्त करता है तो पुलिस इस अधिकारों का प्रयोग कर प्रतिबंध लगाने से नहीं रोक सकती। यानी अगर कोई व्यक्ति इच्छा से जैसे भी चाहे सार्वजनिक कार्यों में भाग ले सकता है, उस पे ऊपर किसी भी प्रकार की हम दखलंदाजी नहीं कर सकते। अगर एक लाइन में हम समझना चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से किसी भी यूनियन का सदस्य बन सकते हैं, कोई भी यूनियन बना सकते हैं, लेकिन उस यूनियन से किसी भी समाज, किसी भी देश या किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। आगे है अनुच्छेद 23, जिसमें विवाह करने का अधिकार शामिल है। परिवार समाज की प्राकृतिक व मौलिक आवश्यकता या इकाई है और समाज और राज्य द्वारा इसे संरक्षण प्राप्त है। विवाह योग्य जो महिला वो पुरुष हैं, उनको विवाह करने का अधिकार है। एक परिवार के साथ मिलकर रहने का अधिकार है। किसी भी विवाह के इच्छुक पति पत्नी की स्वतंत्रता व पूर्ण सहमति के बिना प्रवेश नहीं किया जाएगा। वर्तमान वार्ता में राज्य पक्ष विवाह के दौरान, उसके विघटन के दौरान विवाह के रूप में पति पत्नी के अधिकार और जिम्मेवारियों की समानता सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम है वो उठाएगा। विघटन के मामले में किसी भी बच्चे के आवश्यक संरक्षण के लिए प्रावधान किया जाएगा। यानी अगर माता पिता अलग होते हैं तो उनकी जो संतान है उनके संरक्षण के लिए वो विशेष प्रावधान है वो किए जाएंगे। आगे हमारा अनुच्छेद है 24, जिसमें वर्णन किया गया है कि बच्चों के अधिकार। प्रत्येक बच्चे को जाति, धर्म, लिंग, भाषा, सामाजिक मूल, संपत्ति, राष्ट्र या जन्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के संरक्षण के ऐसे उपायों का अधिकार होगा जो कि एक नाबालिग के रूप में उनके लिए आवश्यक है, जैसे परिवार, समाज और राज्य का भाग। प्रत्येक बच्चे को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण किया जाएगा, उसका नाम होगा। प्रत्येक बच्चे को राष्ट्रीयता का अधिकार है वो प्राप्त होगा। आगे है अनुच्छेद 25, जिसमें राजनीतिक भागीदारी के अधिकार को शामिल किया गया है। प्रत्येक नागरिकों को अनुच्छेद 2 में वर्णित किया गया है कि अनुचित प्रतिबंधों के बिना अधिकार और अवसर प्राप्त होंगे। जैसे पहला है सार्वजनिक मामलों में संचालन में भाग लेने के लिए या फिर सीधे व स्वतंत्रता के रूप में चुने जाने के प्रतिनिधि के रूप में। दूसरा है मतदान देने के लिए या फिर वास्तविक आधिकारिक चुनाव में चुने जाने के लिए सार्वभौमिक या समान मताधिकार होगा। गुप्त मतदान द्वारा आयोजित किया जाएगा तो मतदाताओं की इच्छा की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की गारंटी देता है। वह अपने देश में सार्वजनिक सेवाओं के लिए और समानता में समानता या सम्मान जो सामान्य शर्तें हैं पर पहुंचने का अधिकार रखता है। एक लाइन में पढ़े तो प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक भागीदारी या फिर राजनीतिक सत्ता में भाग लेने का पूर्ण अधिकार होगा। आगे है अनुच्छेद 26, जिसमें कानून के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया है। सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं और कानून के समान संरक्षण के बिना किसी भी व्यक्ति के भेदभाव के हकदार हैं। इस संबंध में कानून किसी भी भेदभाव पर रोक लगाएगा और सभी व्यक्तियों को किसी भी आधार पर भेदभाव के खिलाफ समान या प्रभावी सुरक्षा की गारंटी देगा, जैसे जाति, धर्म, लिंग, भाषा, राजनीतिक, राष्ट्रीय, सामाजिक मूल या संपत्ति। एक लाइन में अगर हम समझना चाहें तो ये कहना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता प्राप्त होगी। अगर कोई उसकी का हनन करता है तो कानून का ये अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से अधिकार है वो प्रदान करवाए। आगे है अनुच्छेद 27, जिसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को शामिल किया गया है। इसमें उन राज्यों में जिनमें जातीय, धार्मिक या भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक लोग हैं वो मौजूद हैं, ऐसे अल्पसंख्यक से संबंधित व्यक्तियों को उनके समूह के अन्य सदस्यों के साथ
अपने स्वयं के संस्कृति का आनंद लेने, अपने स्वयं के धर्म का अभ्यास करने के लिए अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। वे अपनी भाषा का भी अपनी मर्जी से प्रयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के दौरान अनुच्छेद 1 से लेकर 27 तक मानव अधिकारों के बारे में उल्लेख किया गया है तथा अनुच्छेद 28 से लेकर अनुच्छेद 52 तक इस वार्ता के अंदर जो भी प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधान का उल्लेख किया गया है, यानी किस प्रकार इस वार्ता में भाग ले। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है, जिसमें हम मानव अधिकारों से संबंधित 1966 की जो वार्ता है उसमें क्या क्या अधिकार शामिल किए गए हैं उनका उल्लेख किया है। थैंक यू, धन्यवाद।